आलम इस्लाम पर अपनी राय देने के लिए आज हमारे दरमियान है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर राजन कुमार साहब। प्रोफेसर राजन, आपका खैर मकदम है आलम इस्लाम इस हफ्ते में। और आइए आगाज करते हैं अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात से। ज़राए के मुताबिक अफगानिस्तान में तवील जंग के खात्मे के लिए अमेरिका और तालिबान के दरमियान अमन मुआहदे के हतमी मसवदे को आखिरी शक्ल दी जा रही है। बताया जाता है कि अमन मुज़ाकरात के ताल्लुक से हतमी इत्तेफाक होने के बाद अमेरिका के आला मसालिहतकार जुल्म खलीलजाद काबुल रवाना हो जाएंगे। ज़राए के हवाले से बताया गया है कि अफगान अमन मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब की तारीख का ऐलान बहुत जल्द होगा और इस हवाले से तकरीब दोहा में ही मुनक्किद होगी। ज़राए के मुताबिक इस तकरीब में कतर के अमीर शिरकत करेंगे, जबकि अफगानिस्तान के तमाम हमसाया मुल्कों के वज़राए खारजा को मदऊ किया जाएगा। याद रहे कि अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे बराए अफगान मुफाहिमत जुल्म खलीलजाद और तालिबान के 16 अरकान पर मुश्तमिल वफ्द के दरमियान मुज़ाकरात का नवा दौर अफगानिस्तान के लिए नई सुबह का आगाज हो सकता है। इससे कबल अफगानिस्तान के ज़राए अबलाग ने कहा था कि बातचीत के मौजूदा दौर के दौरान अफगानिस्तान से अमरीकी फौज का इनखला 15 से 20 माह में मुकम्मल करने पर इत्तेफाक हो गया है और इस समझौते पर तालिबान की मुज़ाकराती टीम के डिप्टी लीडर मुल्ला ब्रादर दस्तखत करेंगे। ताहम आजाद ज़राए से अभी इसकी तस्दीक नहीं हुई है। ये भी बताया जा रहा है कि इस बातचीत के बाद अफगानिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान भी मुज़ाकरात होंगे। याद रहे कि इससे कबल अफगानिस्तान में 18 साल तवील जंग के खात्मे के लिए अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात के 8 दौर हो चुके हैं और गुज़िश्ता मुज़ाकरात में फरीक़ैन किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंच सके थे, लेकिन मुज़ाकरात का नवा दौर काफी हौसला अफजा रहा है। हालांकि चंद अफगान सियासतदानों का कहना है कि तालिबान की तरफ से मुकम्मल जंगबंदी के ऐलान के बगैर कोई भी मुआहिदा बेमानी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। प्रोफेसर राजन, आपको क्या लगता है ये समझौता कितना कामयाब हो सकता है? हाँ, देखिए, वो तालिबान अभी जो है अमेरिकन डिप्लोमेट की बात करेंगे तो वो यह कह रहे हैं कि हमारा समझौता काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुका है, लेकिन फिर ये कह रहे हैं कि वो तालिबान वो बोल रहे हैं कि वो जो गवर्नमेंट है वहाँ की उसके साथ वो समझौता नहीं करना चाहते हैं। अगर वो गवर्नमेंट के साथ समझौता नहीं करना चाहते हैं तालिबान, तो एक बड़ी मुश्किल आने वाली है अफ़गानिस्तान में। और वो मुश्किल यह है कि वहाँ पे जो गवर्नमेंट हैं और उनके साथ जो सपोर्ट है उनका भी अपना एक बेस है, तो उस बेस को अगर आप एक साथ नहीं लेके चलते हैं, जिसके लिए तालिबान अभी जो कतर में जो बातचीत चल रही है तो कतर में उसको वो इंक्लूड नहीं करना चाहते हैं। और इसी कारण से आपने देखा कि गवर्नमेंट फोर्सेस और जो तालिबान है उसमें अभी भी कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे कई तरीकों से वहाँ पे जारी है। दोनों के स्टेटमेंट देखेंगे, अगर अमेरिकन डिप्लोमेट के स्टेटमेंट देखेंगे तो उन्होंने बहुत ही क्लियरली बोला है कि हम अफगान का जो गवर्नमेंट है उसको नहीं छोड़ सकते, लेकिन तालिबान यह बोल रहे हैं, तालिबान के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कहने का कोशिश ये कर रहे हैं कि हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो जब तक इसको इंक्लूड नहीं करते, इस पर समझौता नहीं होता है, तब तक अफगानिस्तान में कोई भी शांति की स्थिति नहीं पैदा होगी और कोई भी पीस डील नहीं हो सकता। क्या ऐसा नहीं महसूस हो रहा कि हुकूमत को बिल्कुल इसलिए किनारे कर दिया जा रहा है कि अमेरिका को यह लग रहा है कि आने वाला वक्त तालिबान का है अफगानिस्तान में? जी बिल्कुल। और ऐसी सूरत में हिंदुस्तान की क्या हालत होगी? बहुत सही सवाल पूछा आपने। अभी जो तालिबान का जो आप देखेंगे, जो वेस्टर्न रिपोर्ट्स है, मैं आज ही वाशिंगटन टाइम्स ये सब देखा था, तो उसमें ये बोल रहे हैं कि तालिबान जो 2001 में जब अमेरिका का वहाँ पे हमला शुरू हुआ था, उस समय जितने एरिया को कंट्रोल करते थे उससे ज़्यादा आज के टाइम पे उनके इन्फ्लुएंस में है, उससे ज़्यादा उस वहाँ के अफगानिस्तान के एरिया को वो पॉलिटिकली या मिलिट्रली वहाँ पे कंट्रोल अभी कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में लगभग ये संभावना है कि तालिबान, अगर इलेक्शन होता है या कोई भी उस ढंग का कंप्रोमाइज़ होता है, तो तालिबान सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल फोर्स वहाँ पे बनेगा। अब सवाल यह है कि भारत क्या करेगा, जैसा कि आपने पूछा, तो भारत की स्थिति अभी बहुत ही नाजुक है अफगानिस्तान में। मैं बता दूं, पिछले 15 साल 18 साल की हम बात करें तो अफगानिस्तान में भारत ने काफ़ी इन्वेस्ट किया था और भारत का बहुत ही ज़्यादा गुडविल है अफगानिस्तान में, लोग इंडिया को लाइक करते हैं। और लेकिन अभी अगर तालिबान वहाँ पे फिर से पावरफुल हो जाते हैं या पॉलिटिकल रेजिम वहाँ पे पॉलिटिकल गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, तो भारत क्या करेगी, भारत को पता नहीं है।
यहाँ की डिप्लोमेसी जो है अभी वो ये सोच रहे हैं कि इनकी जो पॉलिसी है कि हम तालिबान से बात नहीं करें, क्योंकि सारे के सारे तालिबान जो है उनके लिए टेररिस्ट मान रहे थे। जो इंडियन डिप्लोमेसी है, इंडियन जो वहाँ पे, हमने तो कभी गुड तालिबान बैड तालिबान समझा ही नहीं। हमने उस डिवीजन को नहीं माना था, हमने उस डिवीजन को नहीं, उसका कारण था कि हमने उसको क्यों नहीं माना था। और अभी जो वहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम है, जो गवर्नमेंट है, तो वो हमारे सपोर्ट में है और उनके साथ हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं और उनसे संबंध तालिबान के जो हैं वो बड़े खराब हैं। तो इस कारण से यह हो रहा है कि हमारा जो एक पॉलिसी होना चाहिए कि अब जो अफगानिस्तान में अगर तालिबान आते हैं तो उनके साथ हमें किस ढंग की डिप्लोमेसी करनी है, किस ढंग के लिंक्स इस्टेब्लिश करना है। आखिर तालिबान पे अटैक अमेरिका ने किया था और आज अमेरिका उनसे बात करने के लिए तैयार है, रशिया उनसे बात कर रहा है। ऑलरेडी आपने देखा उनके रिप्रेजेंटेटिव रशिया जा चुके हैं, मॉस्को जा चुके हैं, चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ तो वो हैं ही। तो आप देखेंगे कि भारत को भी उनके तालिबान से किसी न किसी रूप में समझौता या एक जरूरी था कि भारत को भी इसमें शामिल किया जाता ना, अगर पाकिस्तान शामिल है उसमें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जिसका कि जवाब हमारी डिप्लोमेसी को देना चाहिए। और इसका जवाब ये जो हमारे हम जो क्लेम कई बार करते हैं कि अमेरिका, रूस, चीन सब हमारे सपोर्ट कर रहा है, तो आखिर सपोर्ट कर रहा है तो अफगानिस्तान में इतना स्टेक है तो इंडिया को क्या रोल दिया गया? चलते हैं सऊदी अरब, और सऊदी अरब के हवाले से यमन की जानिब। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने यमन में हफ्शी बागियों के खिलाफ अपनी मुश्तरका अस्करी कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान किया है। इससे कबल इख्तलाफात पैदा होने की वजह से यूएई ने यमन से अपने फौजियों को वापस बुला लिया था। एक रिपोर्ट। यमन में मुत्तहिदा अरब अमारात के हिमायत याफ्ता बागियों और हुकूमती फोर्सेस के माबैन अंदरूनी लड़ाई की वजह से मुत्तहिदा अरब इमारात ने अपने फौजियों की एक बड़ी तादाद यमन से वापस बुला ली थी। इस अंदरूनी लड़ाई की वजह से सऊदी हुकूमत और इसके साथ मिलकर हुसी बागियों के खिलाफ लड़ने वाले इत्तेहादी मुल्क मुत्तहिदा अरब इमारात में भी दरारें पैदा हो गई थी। लेकिन पीर के रोज जारी होने वाले एक मुश्तरका ऐलान के मुताबिक दोनों ममालिक यमन में अपनी सियासी, फौजी और इमदादी सरगर्मियां जारी रखेंगे। इस बयान में मुत्तहिदा अरब इमारात को बदनाम करने की एक मुबैना साजिश को भी मुस्तरद कर दिया गया है। दोनों हलीफ ममालिक की जानिब से ये बयान एक ऐसे वक्त में जारी किया गया है जब सऊदी अरब की हुकूमत ने ईरानी हिमायत याफ्ता हूसी बागियों के कम से कम 6 बैलिस्टिक मिसाइल और 2 ड्रोन हमले नाकाम बनाए। दूसरी जानिब इन दोनों ममालिक पर इस वजह से भी दबाव बढ़ता जा रहा था कि दानिश्वर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करते हुए इन हलीफ मुल्कों के बढ़ते हुए अंदरूनी इख्तिलाफात को शदीद तनकीद का निशाना बना रहे थे। जून में मुत्तहिदा अरब इमारात ने अपने फौजियों की एक बड़ी तादाद को यमन के महाज से वापस बुला लिया था। यूएई हुक्काम की जानिब से ये वाज़ेह नहीं किया गया कि कितने फौजी यमन से वापस बुलाए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। आलम इस्लाम इस हफ्ते में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। जारी रखते हैं और चलते हैं ईरान और अमेरिका के कशमकश की जानिब। एक तरफ जहां अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरानी सदर हसन रूहानी से मुलाकात की बात कर रहे हैं, वहीं ईरानी सदर हसन रूहानी ने ट्रंप के साथ फौरी मुलाकात की तवक्कात को यह कहते हुए कम कर दिया है कि बातचीत सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है जब अमेरिका ईरान पर आयद अपनी पाबंदियां खत्म कर देता है। देखिए ये रिपोर्ट। ईरान के सदर हसन रूहानी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के इम्कानात को फिलहाल कम कर दिया है। सरकारी टेलीविजन पर खिताब के दौरान हसन रूहानी ने कहा कि बातचीत सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है जब अमेरिका ईरान पर आयद अपनी पाबंदियां खत्म कर दे। ताहम उन्होंने कहा कि अगर मुलाकात होती है तो मजीद मुस्बत मौज़ूआत पर भी बात हो सकती है। उनके बकौल बसूरत दीगर ऐसी सरबराही मुलाकात में तस्वीरें खिंचवाने से ज्यादा कुछ नहीं होगा। रूहानी का ये बयान एक ऐसे वक्त पर सामने आया जब अभी गुज़िश्ता रोज ही अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो जौहरी तनाज़े और कशीदगी के खात्मे के लिए ईरानी सदर से मिलने को तैयार है। ट्रंप ने जनूबी फ्रांस में होने वाले तरक्की याफ्ता ममालिक के G7 सरबराही इजलास में पीर को कहा था कि अगर हालात इजाजत देते हैं तो वो चंद हफ्तों के दौरान ही सदर रूहानी से मुलाकात कर सकते हैं। और ट्रंप के इस बयान के पीछे फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रों का बड़ा हाथ है। उन्हीं की कोशिशों की वजह से इन दोनों से दूर की मुलाकात का इम्कान पैदा हुआ है। ट्रंप रूहानी मुलाकात अगले माह सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के मौके पर हो सकती है। ताहम रूहानी ने किसी ऐसी मुलाकात से कबल अमेरिका से चंद वाज़ेह रियायत का मुतालबा किया है।
हसन रूहानी के बकौल वॉशिंगटन को ईरान से मुतालिक अपनी हिकमत अमली पर मुकम्मल तौर पर नजरसानी करना होगा। इसमें 2015 में तय पाने वाले जौहरी मुआहदे पर वापसी भी शामिल है, जिससे ट्रंप गुज़िश्ता बरस दस्तबरदार हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। प्रोफेसर राजन, बात वहीं पहुंच गई जहां आप पिछले दिनों जिक्र कर रहे थे। ये जो सब कुछ हुआ, ये इसमें फिर मिला क्या अमेरिका को? देखिए, अमेरिका का जो पॉलिसी है ईरान में, एक तरह से उनको समझ में नहीं आ रहा है कि चूंकि जो डील हुआ था ईरान के साथ, जिसमें कि यूरोप था इन्वॉल्व, अमेरिका था इन्वॉल्व, वो आज तक का सबसे अच्छा डील माना जा रहा था। लेकिन चूंकि ओबामा के साथ इनकी अपनी समस्या है, वो उससे ओबामा काफी पॉपुलर हो रहे थे, तो उनकी लेजिटिमेसी को टोटली उसको अपटर्न करना था, चेंज करना था। तो उसमें अभी ईरान के साथ अभी क्या हुआ कि अभी G7 की मीटिंग हुई फ्रांस में, आपने देखा होगा। उसमें मैक्रोन साहब ने क्या किया कि जो ईरानियन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनको बुलाया वहाँ पे, और वो एक तरह से एक निगोशिएशन करवाना चाहते थे। हालांकि उनकी मीटिंग, ईरानियन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनकी मीटिंग ट्रंप से या US से नहीं हुई है, लेकिन वो ये चाहते थे कि एक समझौता बने, एक बायलैटरल एग्रीमेंट बने, जहां पे कि US और ईरान में वार्तालाप फिर से शुरू हो। उसमें तो ईरान की शर्त यही है ना, 2015 के न्यूक्लियर डील पर ही होगी बातचीत। नहीं, उनका एक और शर्त अभी हसन रूहानी साहब की अगर बात करेंगे, पहले रूहानी साहब का स्टेटमेंट ये आया था कि वो बोल रहे थे कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सवाल है कि कंडीशन, और ईरान इसमें बिल्कुल गलत नहीं है। चूंकि वो जो निगोशिएशन हुआ था एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें अमेरिका का खुद गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व थी। तो अगर वहां से अमेरिका बैक ट्रैक करता है तो आप ईरान को ब्लेम नहीं कर सकते। और आज जो सैंक्शंस आपने लगाए, ये सैंक्शंस कोई भी दूसरा देश उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। यूरोपियन यूनियन इंस्टेक के माध्यम से वहाँ पे उनसे यूरोप ट्रेड करने के लिए तैयार है, जिसमें कि डॉलर का डिपेंडेंस है उस पर कम हो। रशिया उनके साथ ट्रेड कर ही रहा है, चीन उनके साथ ट्रेड कर रहा है। इंडिया भी चाह रहा है कि इंडिया की किसी ना किसी तरीके से ट्रेड हो ईरान से, जिससे कि आप जो वहाँ से इंपोर्ट करते थे, इंडिया इंपोर्ट करता था, वो काफी महंगा पड़ रहा है क्योंकि हम दूसरे देशों से कर रहे हैं। तो इंडिया भी चाहती है कि वहाँ पे जो सैंक्शन है उसको हटाया जाए। तो सारे देश चाहते हैं अमेरिका को छोड़ के, और अमेरिका देखिए एक पहले धमकी देती है, फिर उससे नेगोशिएशन। उनकी एक स्ट्रेटजी है कि एक जो प्रेशराइज करते हैं कि बोलेंगे सारे अभी अटैक होने वाले हैं, ये होने वाला है, फिर आप देखें कि हाथ मिलाने के लिए तैयार हो जाते हैं, भेड़िया आया। तो ये बिल्कुल अमेरिकन पॉलिसी है, और ये पॉलिसी सक्सीड नहीं कर रही है कहीं भी। और अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं नरेंद्र मोदी साहब के साथ UAE और बहरीन के दौरे पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का मुत्तहिदा अरब अमारात में शानदार इस्तकबाल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को मुत्तहिदा अरब अमारात हुकूमत ने अपने आला तरीन शहरी एजाज ऑर्डर ऑफ जायद से नवाजा। अबू धाबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने हफ्ते के रोज एक खुसूसी तकरीब में नरेंद्र मोदी को इस एजाज से नवाजा। मोदी से मुखातिब होकर उन्होंने कहा कि आप इसके हकदार हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इस आला एजाज से नवाजे जाने का फैसला रवा बरस अप्रैल में किया था। अपने एक ट्वीट में शेख अल नहयान ने इसकी वजह हिंदुस्तान के साथ तारीखी व इक़्तिसादी ताल्लुकात को बताया था, जो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के बकौल मोदी के दौरे हुकूमत में मजीद मुस्तहकम हुए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी आला तरीन एजाज देने पर मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। वज़ीर आज़म मोदी को ये एजाज एक ऐसे वक्त में दिया गया है जब हाल ही में हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से अहम फैसला लिया गया है, और इसी बात को लेकर पाकिस्तान अपनी सियासी रोटी सेकने में लगा है। लेकिन मोदी की मकबूलियत में रोज बरोज इजाफा ही होता जा रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात के शानदार दौरे के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बहरीन पहुंचे थे, जहां इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म मोदी जब बहरीन के अपने हम मनसब से मुलाकात के बाद बहरीन स्टेडियम पहुंचे तो पूरा इलाका मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तानी समाज के लोगों से मुखातिब होकर कहा कि हिंद और बहरीन के दरमियान सकाफती और जज्बाती ताल्लुकात रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने अपने बहरीन दौरे के दौरान 200 साल कदीम श्रीनाथ जी मंदिर के भी दर्शन किए और श्री कृष्ण मंदिर की तज़ीनकारी के मंसूबे का भी इफ्तिताह किया। वज़ीर आज़म मोदी के इस दौरे के दौरान 3 मुआहिदों पर दस्तखत भी किए गए। बहरीन हुकूमत ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे के एजाज में खैर सगाली के तौर पर 250 हिंदुस्तानी कैदियों की सजा भी माफ कर दी। इस शाही माफी के लिए वज़ीर आज़म मोदी ने बहरीन की क़यादत का शुक्रिया भी अदा किया।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को बहरीन में भी आला एजाज हमाद ऑर्डर ऑफ रेनेसां से सरफराज किया गया। काबिल गौर है कि नरेंद्र मोदी बहरीन का दौरा करने वाले पहले हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। वज़ीर-ए-आज़म के इस दौरे पर नजर रखे थे हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू। आइए देखते हैं इस पर उनका क्या कहना है। जी शैलेंद्र। जी तहसीन, आर्टिकल 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का पहला दौरा फ्रांस, यूएई और बहरीन का रहा। आपको याद दिला दें कि यूएई और बहरीन ये वो दो मुल्क हैं जो ओआईसी के मेंबर्स भी हैं और आज से पहले वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ खड़े होते नजर आ रहे थे। लेकिन अब ये प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति की ही कामयाबी है जिसके चलते अब ये दोनों देश भारत के साथ खड़े हैं कश्मीर के मुद्दे को लेकर। हमने ये भी देखा कि किस तरह से इमरान खान ने देश को एड्रेस करते हुए ये बात मानी कि आज अकेला पड़ चुका है और इस्लामिक कंट्रीज भी आज उसके साथ इस मुद्दे को लेकर खड़ी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार कश्मीर को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश कर रहा है। वहीं साथ ही साथ ये भी दिलचस्प बात है कि यूएई वो पहला मुल्क था जिसने भारत के फैसले को अंदरूनी फैसला बताया। अगर हम यूएई की बात करें तो काफी कामयाब दौरा रहा प्रधानमंत्री मोदी का, क्योंकि इस दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी को जायद मेडल से नवाजा गया और वहीं इस कदम के बाद पाकिस्तान की सीनेट के चेयरमैन ने अपना यूएई दौरा रद्द कर दिया। वहीं बहरीन की बात करें तो किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह पहला बहरीन दौरा था और वहां पर भी किंग हमाद ऑर्डर से प्रधानमंत्री मोदी को नवाजा गया। तो ये कहा जा सकता है कि आज इस्लामिक वर्ल्ड में भी प्रधानमंत्री मोदी के नाम की धूम है और हर कोई देश जो है वो आज भारत के साथ खड़ा होता नजर आ रहा है। पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल अलग थलग पड़ चुका है और वहीं कश्मीर के मुद्दे पर पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। आलम इस्लाम इस हफ्ते में यहाँ वक्त है मुख्तसर वक्फे का। लौट कर आते हैं इस ब्रेक के बाद। आलम इस्लाम इस हफ्ते में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। कश्मीर पर अमेरिका से सालसी की आस लगाए पाकिस्तान को वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने एक और झटका दिया है। फ्रांस में G7 समिट से अलहदा जब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से मिले तो उन्होंने मीडिया के सामने दो टूक अल्फाज में कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तमाम मसाइल बाहमी है और इसके लिए किसी तीसरे मुल्क को जहमत देने की जरूरत नहीं है। एक रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और ट्रंप की ये पुरजोश मुलाकात यकीनन पाकिस्तान को रास आने वाली नहीं हो सकती। कश्मीर पर अमेरिका से सालिसी की आस लगाए बैठे पाकिस्तान को वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने एक और जबरदस्त झटका दिया। फ्रांस में G7 समिट से अलहदा जब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से मिले तो उन्होंने मीडिया के सामने दो टूक अल्फाज में कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के तमाम मसाइल बाहमी हैं और इसके लिए किसी तीसरे मुल्क को जहमत देने की जरूरत नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म का मजीद कहना था कि उन्हें यकीन है कि भारत और पाकिस्तान जो कि 1947 से पहले एक ही थे मिलजुल कर इन इश्यूज पर बातचीत कर सकते हैं और इन मसाइल को हल भी कर सकते हैं। हम दोनों देश मिलकर के गरीबी के खिलाफ लड़ें, हमारी असुविधाओं के खिलाफ लड़ें और हम मिलकर के दोनों देश की आवाम की भलाई के लिए काम करें। ये संदेश मैंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी को भी दिया है और राष्ट्रपति ट्रंप से भी हमेशा हमारे इस बायलैटरल संबंधों के संबंध में बात होती रहती है। भारत और पाकिस्तान के सारे इश्यूज बायलैटरल है और इसलिए हम दुनिया के किसी भी देश को इनके लिए कष्ट नहीं देते हैं और मुझे विश्वास है कि भारत और पाकिस्तान जो 1947 के पहले एक ही थे, हम मिलजुल करके हमारी समस्याओं पर चर्चा भी कर सकते हैं और समाधान भी कर सकते हैं। पाकिस्तान के जरिए मामला उठाने पर कई मर्तबा कश्मीर पर सालिसी की बात कर चुके अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी वज़ीर-ए-आज़म मोदी के तेवर देखकर यू टर्न ले लिया और मोदी की बात की हिमायत करते हुए कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी पर उन्हें पूरा भरोसा है। अमेरिकन सदर ट्रंप ने कहा कि उनकी वज़ीर-ए-आज़म मोदी के साथ कश्मीर मसले पर भी बातचीत हुई है और पीएम मोदी ने कहा है कि सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू में है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मोदी कुछ बेहतर करने में कामयाब होंगे। ट्रंप ने इस उम्मीद का इजहार भी किया कि हिंद पाक इस मसले को सुलझा लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। प्रोफेसर राजन, ये देखा गया जब 370 हटाई गई कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से, तो उस दौरान में पाकिस्तान जहां जहां आलमी सतह पर जिन जिन ममालिक के पास गया
उसे अपनी हिमायत लेने के लिए यूनाइटेड नेशन तक में उसने मीटिंग करवाई, लेकिन उसको उस तरह की हिमायत नहीं मिली जिसकी उसको तवक्को थी। और वो चाहता था कि किसी तरह अमेरिका इसमें एक सालिस बन जाए, एक मीडिएटर हो जाए, तो उस पर भी जो है एकदम से बहरीन में तो एक वो मामला बिल्कुल फुल स्टॉप लग गया है। जो देखिए यहाँ के जो हमारा 370 के बाद जो इशू हुआ, तो पाकिस्तान एक तरह से उसका मकसद था कि इस इशू को इंटरनेशनल फोरम से ज़्यादा जगहों पे लाया जाए। उन्होंने सबसे पहले इसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये किया। उसके बाद अभी आपने देखा कि जो बहरीन में या दूसरी जगहों पे जो यहाँ के जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो ऑनर दिया गया है, तो उसके विरोध में उन्होंने एक ये भी कैंसिल कर दिया है, उनका जो ट्रिप था वो भी कैंसिल कर दिया है। तो पाकिस्तान देखे वहाँ पे जो ये उनका मेन इशू था कि किसी थर्ड कंट्री या थर्ड पार्टी को कश्मीर में इंटरवीन करवाने के लिए लाया जाए, तो उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, ये मैं बता दूं। तो मुझे याद है बिलावल भुट्टो ने कहा है कि पहले हम कश्मीर के लिए लड़ रहे थे, अब हमको पीओके के लिए लड़ना पड़ेगा। जी, लेकिन जो अभी जो चेंजेज हुए हैं, चूंकि अभी जो चेंजेस हुए हैं, ये जो हमारा जो एलओसी पे उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा लाइन ऑफ इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो ये बिल्कुल इंडिया का इंटरनल मैटर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इस पोजीशन को लगभग फ्रांस, ब्रिटेन या ज्यादातर देश इस चीज को मानते हैं। और आपने देखा कि इवन इस्लामिक कंट्री जैसे सऊदी अरबिया या यूएई या बहरीन, बहुत सारे कंट्री ने डायरेक्टली इंटरवीन करने से मना कर दिया, क्योंकि इससे अगर इस ढंग की स्थिति पैदा होती कि एलओसी में इम्पैक्ट पड़ता या भारतीय आर्मी कहीं पे पॉक में जाने की कोशिश करती, तो भले ही उसका इंटरनेशनल इम्प्लीकेशन होता, लेकिन अदरवाइज इन कंट्री ने माना है कि ये इनका इंटरनल इशू है, क्योंकि एलओसी पे इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। चलिए, पाकिस्तान को वो नहीं मिला जो वो चाहता था, लेकिन ये बात बिल्कुल तय है। रोहिंग्या पनाह गजीनों को बांग्लादेश में पनाह लिए हुए 2 साल मुकम्मल हो गए, लेकिन अभी तक इन बेसहारा अफराद के बाहिफाजत वतन वापसी की राह हमवार नहीं हुई है। रोहिंग्या मुसलमानों में खौफ का आलम यह है कि कोई भी रोहिंग्या पनाह गजी म्यांमार जाने को तैयार नहीं है। दूसरी जानिब ह्यूमन राइट्स वॉच ने रोहिंग्या मुसलमानों की हालत जार पर तशवीश का इजहार किया है। एक रिपोर्ट। ये नजारा है बांग्लादेश के काकस बाजार का, जहाँ बेबस पनाह गजीन रोहिंग्या मुसलमान मुकीम हैं। घरों की बनावट और इनकी बेसरोसामानी से इनकी मजबूरी और बेबसी का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। 25 अगस्त को रोहिंग्या पनाह गजीनों को यहाँ 2 साल मुकम्मल हो गए हैं। बांग्लादेश हुकूमत उनको मरहलेवार तरीके से म्यांमार वापस भेजना चाहती है, मगर ये लोग इतने ज्यादा डरे हुए हैं कि किसी भी हालत में वापस जाने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि इन्हें खौफ है कि इन मजलूमों के साथ फिर वही होगा जो कि पहले हुआ था और इन्हें घर बार छोड़कर यहाँ आना पड़ा था। ह्यूमन राइट्स वॉच के फिल रॉबर्टन का कहना है कि आलमी बरादरी मफलूज हो चुकी है और ऐसे में रोहिंग्या पनाह गजीनों को इंसाफ मिलने के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आते, जबकि रोहिंग्या सोसाइटी बराए पीस और ह्यूमन राइट्स सेक्रेटरी का कहना है कि पहले इनके तहफ्फुज को तो यकीनी बनाया जाए। 2 साल कबल म्यांमार की राखिन रियासत में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ था और इस दौरान इन लोगों पर जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़े गए थे, जिसके बाद लाखों रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार से भागकर बांग्लादेश आ गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। आलम इस्लाम इस हफ्ते में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते फिर आलम इस्लाम की सरगर्मियों के साथ हाजिर होंगे। तब तक खबरदार रहिए, बेदार रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर राजन, आपका शुक्रिया। आदाब।